भारत पे जुड़े केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी, बहुत स्वागत है टाइम्स ऑन अब भारत में आपका, और स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अनुराग जी, प्रधानमंत्री अब भारत के करोड़ों दर्शकों को भी मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अनुराग जी, आज का दिन बहुत खास था, आज का भाषण पीएम मोदी का बहुत खास था, पूरे भारत ने देखा। आज के इस भाषण में सबसे खास बात आपको क्या लगी, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि विपक्ष आज की शुभकामनाएं पसंद नहीं कर रहा है पीएम मोदी की, वो निशाना साध रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनकी फेयरवेल स्पीच है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का हर भाषण में कुछ और बहुत कुछ खास होता है जी। और आज तो उनको 140 करोड़ परिवारजनों को संबोधन कर, और उन्होंने जो देश के सामने इन्हीं 140 करोड़ परिवारजनों की आशीर्वाद से जो उनको 2 बार पूर्ण बहुमत मिला और उन्होंने देश को कोविड जैसे संकट से बाहर निकाला। आज दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में एक उम्मीद देखती है, और जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर में जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बनी हैं, उसके चलते भारत के प्रति जो रुझान है वो विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास पैदा कर रहा है। ये प्रकाशपुंज जो भारत से उठा है, ये विश्व में एक नई ज्योति, विश्व अपने लिए एक ज्योति के रूप में देख रहा है, यानी कि एक उम्मीद के रूप में देख रहा है जी। और जब हम होप की और उम्मीद की बात करते हैं और दुनिया होप और उम्मीद भारत में और भारत के नेतृत्व में, भारतवासियों में देखती है, तो हमारा कर्तव्य और बड़ा बन जाता है। तो मोदी जी ने यही कहा कि आज हमें जो भी निर्णय लेने हैं वो हमें अगले 1000 वर्ष तक भारत को कैसे आगे ले जा सके। अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा जो 25 वर्षों की, 75वें साल से 100वें वर्ष की यात्रा है, इसमें भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें जो कदम उठाने, प्रयास परिवारजन को, 140 करोड़ परिवारजनों को इकट्ठे मिलकर करने हैं। और उनकी सरकार ने तो पिछले 9 सालों में लगातार वो कदम उठाए जिसके कारण भ्रष्टाचार मुक्त शासन हम दे सके, और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसको आधार बनाकर जो रिफॉर्म्स हम लाए, देखिए 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर दिए। परफॉर्मेंस ऐसी शानदार रही कि दुनिया की 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जी। 4 करोड़ बहनों को या परिवारों को हमने पक्के मकान बनाकर लखपति बना दिया। 13 करोड़ परिवारों को पानी का कनेक्शन दे दिया, नल से जल। मैं सारे गिना सकता हूं, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने जो एक जवाबदेही तय की है और जो हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया, उसमें दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हमें आगे लेकर जा रहा है। ये संकल्प हमने कोविड के समय लिया था आत्मनिर्भर भारत का। आज सेल्फ रिलायंट इंडिया के, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के माध्यम से दुनिया में जो हमारी ताकत दिखती है कि भारत सैटेलाइट छोड़ रहा है, भारत चंद्रयान पे जा रहा है, भारत कोल एंड माइनिंग सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में, अन्य क्षेत्रों में, और अब तो भारत के युवा भी 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का बनाकर खड़ा कर दिया। तो ये अपने आप में भाषण में बहुत कुछ दिखता था कि युवाओं की ताकत, युवाओं का समर्थ, जिसमें मोदी जी को विश्वास है, मातृशक्ति जिन्होंने आशीर्वाद दिया, 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का, लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी लिया है और उनका प्रशिक्षण भी करेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को बहुत अच्छे से परिभाषित तो आपने किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले भी लगातार ये बात दोहराते रहे, आज एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अगली बार इसी लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से संबोधन होगा। यानी उन्होंने ये स्पष्ट तौर से एक तरह से बात कहने की कोशिश की कि 3rd टर्म स्पीच उनकी नेक्स्ट ईयर भी हम देखेंगे, लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है। तो क्या ये कहा जाए, पीएम का एक संदेश ये था कि आने वाले वक्त में भी नो वैकेंसी है 2024 के लिए भी विपक्ष के लिए? देखिए, जो जमीन से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं और उनको अपना परिवार जन मानते हैं, उनका मन भी जानते हैं और मन की बात भी उनसे करते हैं। उनके लिए दिन रात एक करके समर्पित रहते हैं। 9 वर्ष के जीवन के कई दशक मोदी जी ने देश के प्रति समर्पण भाव से दिए हैं, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के रूप में। ईमानदारी का जीवन,
कुशल नेतृत्व ये देश को दिया है। और जब ये किया है तब वो विश्वास के साथ कह रहे, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि अगर सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पिछले कई वर्षों में लगातार कोई उभर कर आया तो नरेंद्र मोदी जी आए। जो बाइडेन ने भी पूछा कि कैसे संभव हो सकता है कि 9 साल के बाद भी एक व्यक्ति आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरता है। ये इसलिए है कि उनका समर्पण है अपने परिवारजन के प्रति, देश के 140 करोड़ परिवारजन के प्रति। तो इसलिए मोदी जी ने विश्वास के साथ कहा कि मैं फिर आऊंगा आपके आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री, तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाऊंगा। यानी कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, उतना गरीबों का कल्याण होगा, उतना विकास होगा, उतना देश की समृद्धता, संपन्नता और किसानों का कल्याण होगा, उतने युवा और रोजगार स्वरोजगार के अवसर खड़े होंगे। ये तब होता है जब ईमानदार नेता देश को आगे बढ़ाता है। अनुराग जी, आप बोल रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 3rd टर्म की बात कही है, लेकिन जो विपक्ष का गठबंधन है वो इसे ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है। देखिए, घमंडिया गठबंधन, इनका घमंड और अहंकार, यही कारण है कि ओबीसी समाज की बुराई करते हैं फिर माफी नहीं मांगते। ये देश की जनता को, जो वोटर है, उनको राक्षस कहते हैं और माफी नहीं मांगते। ये मोदी जी को मौत का सौदागर कहेंगे, सांप कहेंगे, बिच्छू कहेंगे और फिर कहेंगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, माफी नहीं मांगेंगे। ये इनका घमंड और अहंकार यहां तक इनको ले आया है कि विपक्ष का नेता तक आज इनका चुना नहीं जाता। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, मोदी जी अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं, आप भी कुछ कीजिए ना। हमने तो वो करके दिखाया जो आप इतने वर्षों तक नहीं कर पाए। 7 IIT 7 IIM थे 2014 तक, हमने 9 नए खोल दिए। और यही नहीं, 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए खोल दिए। 3 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थे, हमने 7 लाख कर दी। 5 गुना ज्यादा मेट्रो खोल दी हम। और 74 एयरपोर्ट थे, हमने 75 नए एयरपोर्ट बना दिए 9 साल में। ये अपने आप में दिखाता है हमने कितनी ताकत के साथ काम किया। और कोविड प्रबंधन के समय देश ने वैक्सीन बनाई भी और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया भी। तो जनता भूलती नहीं है। ये वही कांग्रेस के और गठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के, जो लोग भ्रम फैलाते थे, भय फैलाते थे और कहते थे भारत की वैक्सीन पर मत लगवाइए। लेकिन जनता ने मोदी जी पर तब भी विश्वास किया, परिवारजन बचे। आज वही परिवारजन फिर मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन अनुराग जी, एक तरफ ये कॉन्फिडेंस और जो उपलब्धियां हमने देखा कोविड के समय पे भी, जो भी सारी व्यवस्थाएं की गई, वो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे भारत ने देखा। लेकिन एक और तस्वीर यहां पर जरूर नजर आती है, जिन उपलब्धियों को यहां पर गिनाया जा रहा है वो तमाम तस्वीरें देखी भी, लेकिन जब अगर विधानसभा चुनावों की बात आती है तो वहां पर ऐसा लगता है कि जनता शायद उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट नहीं करती। तो क्या कॉन्फिडेंस है कि 2024 में जनता का साथ एक बार फिर से मिलने जा रहा है? देखिए, राज्य के चुनावों में स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय मुद्दे ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप पंचायती राज चुनाव की बात करो, वहां विषय अलग है। आप कॉरपोरेशन के चुनाव की अलग विषय है, विधानसभा के अलग विषय है। तो नेतृत्व, विषय सब वहां पर। आज जब देश में चुनाव होगा, घमंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएंगी? आप बताइए, क्या इनका कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? आपको कौन नजर आता है? कोई ऐसा नेता कोई है? प्रमुख कोई चेहरा नहीं है। आपको नजर आता है? ममता जी इनको बंगाल में नहीं घुसने। देखिए, मुझे तो सब जिनसे मोदी जी छुटकारा पाना चाहते हैं और देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, जो 3 उन्होंने बातें कही, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से, तो वो सब इनमें गुण दिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी इनको घुसने नहीं देती जी। तो क्या वहां पे क्या होगा? नीतीश कुमार जी और लालू जी इनको वहां नहीं घुसने देते। अखिलेश यादव जी ने कह दिया मैं यूपी में नहीं आने दूंगा। तो उनको मिलेगा कहां पे, क्या मिलने वाला है? अधिकतर इनके गठबंधन दल जहां पे मजबूत है, डीएमके देख ले, 2-4 सीटों से ऊपर नहीं देंगे। तो ना इनका नेता है, ना नीति है, ना नियत है। इसलिए एक घमंडिया गठबंधन जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, जैसे पिछले 2 चुनावों में रहा। और तीसरी बार फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार, पहले से ज्यादा सीटें जीतकर
एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अनुराग जी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की बात कही और आपने कहा कि ये जो गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन है और ये तीनों चीजें इन गठबंधन में नजर आती हैं। लेकिन ये भी विपक्ष बार बार आरोप ये कह रहा है, उनका कहना है कि परिवारवाद की बात तो करते हैं लेकिन जिन दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है खासतौर से एनडीए की तरफ से, उसमें भी कई ऐसे परिवार हैं जो राजनीतिक परिवार माने जाते हैं। आखिर उसे इनसे कैसे दूर रखा जाएगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की मैं जहां तक बात करूं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी पे ही आ जाते हैं। हमारा एक भी आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसे नहीं है जिनके परिवार ने इस पे कब्जा किया। आज जेपी नड्डा जी, इनसे पहले अमित शाह जी थे, फिर राजनाथ सिंह जी थे, नितिन गडकरी जी थे। ये सारे अगर आप लिस्ट, पुरानी भी लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो एक के बाद दूसरा व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आया जी। कांग्रेस में देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए, पीडीपी पे देखिए, अकाली दल पे देखिए, एनसीपी पे देखिए, शिवसेना पे देखिए, डीएमके पे देखिए, ऐसे अन्य दल हैं टीडीपी से लेके जो एक परिवार ने कब्जा किया हुआ है। परिवारवाद मतलब उन पार्टियों पे उस परिवार का कब्जा होना। तो इन परिवारवादी पार्टियों से कि उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोग चुनकर आए, तब तो कोई चेहरा लेके जाए। अगर उसी परिवार ने कब्जा करके बैठना है, बाल ठाकरे जी के बाद उद्धव जी, उद्धव के बाद आदित्य जी, तो कैसे चलेगा? और वहीं पर वो अजीत पवार और शरद पवार का भी जरूर एग्जाम्पल देते हैं विपक्ष। देखिए, अगर आप उनकी बेटी तक लेके जाते तो अलग बात थी, ये इन्होंने अपने अलग खींचा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, चलिए आप वो भी मान ले, तो ये तो सब पे ही लागू हो रहा है, चाहे वो हमारे गठबंधन दल में है, कहीं पे भी है। आखिरकार मोदी जी बार बार बात लोकतंत्र की जब करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने की बात करते हैं। अनुराग जी, आज का जब पीएम मोदी का जो भाषण था वो हमने देखा कई अलग अलग जो भी उनके पिछले भाषण रहे उनसे काफी कुछ अलग था। एक प्रमुख बात जो हर बार वो बहनों भाइयों या फिर देश के जनों को तौर पर संबोधित करते थे, इस बार उन्होंने परिवारजनों की बात कही। तो इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, तो ये एक अपने आप में एक अलग तरह का पैटर्न शिफ्ट है। पीएम मोदी ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उन सबका एक तरह से वो मेरा परिवार है और मैं उनका मुखिया। निश्चित तौर पे अगर देखिए 9 साल आपने लगातार देखा, हर दिवाली नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर पर सैनिकों के साथ मनाई, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाकर और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाकर उनमें वो सुविधाएं पहुंचाई जो 70 सालों में नहीं पहुंच पाई थी। गरीब कल्याणकारी योजना चलाकर गरीबों को 13.5 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। कैसे निकाला? ये परिवार मानते थे तब। अपनी मां के देहांत के 2 घंटे के बाद देश के लिए फिर समर्पित भाव से काम शुरू किया। तो उनके लिए परिवार 140 करोड़ भारतीय हैं, इसलिए परिवार जन कह के उन्होंने उसको संबोधित भी किया और परिवारजनों से यह भी कहा कि दुनिया भारत में एक नई उम्मीद देख रही है, भारत के नेतृत्व में भारतवासियों पे एक नई उम्मीद देख रही है और ये उम्मीद पे हमें खरा उतरना है। इसलिए परिवारजन कह के वापस कहा और उन्होंने डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, इसकी बात भी साथ में कही कि इसका सबसे बड़ा लाभ इन 3 चीजों का भारत को उठाना है। दुनिया का सबसे युवा देश हम हैं, तो युवाओं का सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर हम खड़ी करेंगे और विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। साथ ही साथ लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ट्रेनिंग करेंगे, 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाएंगे और हमारे जो आयुष ये जो जन औषधि केंद्र हैं वो 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर देंगे, क्योंकि 70,000 करोड़ के लगभग हमने आयुष्मान भारत योजना में लोगों को लाभ पहुंचाया, जिनके बिल कम हुए, तो दवाइयों का बोझ भी कम जन औषधि केंद्र के माध्यम से कम किया। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया का 3रा सबसे बड़ा भारत बन गया है मात्र 9 सालों में। हम कहीं नहीं थे 9 सालों में। ये युवाओं की ताकत है, इसको और बढ़ाना है। इसलिए मोदी ने कहा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाना है, स्किल्ड को बढ़ाना है, युवाओं का कौशल के साथ साथ स्पोर्ट्स में जो झुग्गी झोंपड़ी या गरीब परिवारों से आने वालों को हमने जो सुविधाएं दी, आज वो मेडल जीत के ला रहे हैं। तो ये सब काम, ये भारत की नई ताकत, ये डेमोग्राफी का डिविडेंड हमें लेना है।
अनुराग जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये जरूर करना चाहूंगी कि पीएम मोदी ने नेक्स्ट विजन तो दे दिया है और अगले टर्म की भी बात उन्होंने कह दी है, तो ये कहा जाए कि अगली बार भी जब नई सरकार बनेगी तो उसमें अनुराग ठाकुर भी आईएमडी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर ही हमें नजर आएंगे और इसी तरह से अगले साल भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पहले तो धन्यवादी हूं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने मुझे 4 बार सांसद बनाकर भेजा और मैंने अपनी ओर से जितना ज्यादा विकास वहां पे हो सब करने का प्रयास किया और जनता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। वो फिर चुनकर भेजेंगे, मैं एक सांसद के रूप में भी फिर एक बार उनकी सेवा करूंगा। ये तो प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है कि मुझे कम आयु में भी अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर दिया, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स दिए और मेरे जो संभव हो पाया मैंने इन वर्षों में करने का प्रयास किया। मेरा पार्लियामेंट का अनुभव लंबा हो सकता है, 4 बार का लोकसभा एमपी हूं, लेकिन मोदी जी जैसे नेता के टीम में काम करना अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं टीम मोदी, टीम इंडिया का ये जो हिस्सा हम भी हैं। ठीक है, टाइम्स नाउ नवभारत से अनुराग ठाकुर जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो केंद्रीय